नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस का कहर पूरे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां 500 से ज्यादा केसेस अब तक ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं, वहीं महाराष्ट्र, बिहार, यूपी समेत अब तक देश के 18 राज्य इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। नागपुर में बीते 15 दिनों में 26 लोगों की मौत ब्लैक फंगस की वजह से हो चुकी है, तो वहीं पुणे में 574 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ की ही बात कर लें तो यहां पर 13 नए मामलों के साथ 8 लोगों की मौत अब तक ब्लैक फंगस से हो गई है। यूपी के कई अन्य शहरों में भी ब्लैक फंगस तेजी से पैर पसार रहा है। आज महाराष्ट्र ने भी इस संकट को महामारी घोषित कर दिया है। देश पर मंडराते इस काले साए को लेकर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ आगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर्स का ब्लैक फंगस पर क्या कहना है, आपको वो सुनवाते हैं। ब्लैक फंगस जिसको मतलब जो मेडिकल टर्म है म्यूकोरमाइकोसिस जिसको कहते हैं, वो एक पोस्ट कोविड में कोविड के टाइम पिछली वेव में देखा गया था। इस बार वो ज़्यादा नज़र आ रहा है और ज़्यादा केसेस हो गए उसके, और उसका मुख्य कारण एक तो ये है कि इस बार केस ही बहुत ज़्यादा आए हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा हो रही है। अब इतने ज़्यादा आ गए तो जो एम्फोटेरिसिन ड्रग है जो उसके लिए दी जाती है उसकी कमी हो गई। ये दवाई जो है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, नॉर्मल कंडीशन में बहुत कम यूज होती है दुनिया के किसी भी अस्पताल में। तो जो कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं वो भी उतना ही बनाती हैं जितना जो जरूरत होती है। तो अब सडनली जरूरत पड़ी है, उसको सरकार पूरे तरीके से कोशिश कर रही है उसे बढ़ाने की। जो कंपनियां बना रही हैं उनको बोला कि रैंप अप करो, और 5 कंपनियों को और को दिया है जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। इसके केसेस पूरे देश में सभी स्टेटों में बहुत तेजी से बढ़े हैं, और दिल्ली में भी 200 के लगभग म्यूकोरमाइकोसिस के केस रिपोर्ट हुए हैं। हमारे लोकनायक हॉस्पिटल में एज ऑन टुडे 55 पेशेंट म्यूकोरमाइकोसिस के भर्ती हैं, और जो दवाई की डिमांड है वो ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इस पे निगरानी रखे हुए, वो स्टेटों को जो दवाई का वो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम अब सेंटर ने अपने हाथों में ले लिया है। दिल्ली सरकार को जैसे जैसे हमारे पास केसेज आते हैं उसका डेली हम ईमेल के जरिए हम रिपोर्ट भेजते हैं और हमें दवाई मिल रही है। पर क्योंकि पेशेंट्स की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और सप्लाई कम है, इसलिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम अभी आ रही है एम्फोटेरिसिन बी को लेकर के। कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते कहर से यूपी की राजधानी लखनऊ सिहर उठी है। यहां अब तक 200 से ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस से बचने के लिए जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं वो ब्लैक मार्केटिंग का शिकार हैं, ब्लैक में वो मिल रहे हैं। हालांकि सरकारी काउंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन वहां भी स्थिति खराब है। महज 40 इंजेक्शन की सप्लाई हो रही है, जबकि ब्लैक फंगस के मरीजों को 6 से 7 इंजेक्शन की डोज लगती है। इंडिया न्यूज पहुंचा रेड क्रॉस सोसाइटी, जहां लोगों का गुस्सा इसे लेकर साफ दिखाई दिया। फंगस ने दस्तक दे दी है, और ब्लैक फंगस के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है वो ये है कि इसकी दवाइयाँ और इसके जो इंजेक्शंस हैं वो नहीं मिल रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कुछ लोग भी हैं जो बहुत लंबी कतारों में और बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि उनके पास ऑफिशियल लेटर्स भी हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पहले कमिश्नर और मेडिकल ऑफिस से एक लेटर इशू होता है, और उसके बाद ही ये अप्रूव होता है कि यहाँ पर जो ब्लैक फंगस के इंजेक्शंस हैं वो ले सकते हैं। कुछ लोग हमारे बीच में हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो कब से यहाँ पर हैं और क्या कंडीशंस हैं अभी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुनीर अहमद है। आप कब से यहाँ पर हैं इंजेक्शंस के लिए? ये हमको 22 तारीख को लेटर इशू हुआ। इससे पहले 2 दिन पहले से हम जानकारी यहाँ भैया जितेंद्र भैया से लेते रहे। फोन पे हमारी बातचीत होती। ये तो लेटर आईडी सब हमारा है, देख लो आराम से। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ? इंजेक्शन अभी आपको मिले हैं या नहीं? कहाँ, एक भी इंजेक्शन नहीं मिला। लेटर मिलता है बस। जब यहाँ आते हैं निराश होकर चले जाते हैं, मुँह के प्यासे आते हैं। सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, शाम को आते हैं, सुबह चले जाते हैं, बस। और क्या है। सबसे एक बात आपको ये भी बताना चाहूंगी कि एक मरीज को कम से कम 6 से 7 इंजेक्शन मिलते हैं, और यहाँ पर एक इंजेक्शन लेने के लिए भी लोगों की कतारें मौजूद हैं, और लेटर्स इशू होने के बाद भी यहाँ पर फिलहाल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं इन्हीं के साथ हूँ और 22 तारीख से यहाँ आ रहा हूँ। सारे कुछ प्रोसेस हो चुका है? हाँ, सब हो चुका है। लेटर मिल गया है 22 तारीख को।
और 3 डोज देने के लिए, लेकिन अभी एक भी डोज नहीं मिला। इस बीच उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने फंगस इन्फेक्शन और उससे निपटने की राज्य की तैयारियों पर बात की। हमारे संवाददाता विजय मिश्रा से। इस समय उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर की चर्चा हो रही है और तीसरी लहर के साथ साथ में येलो फंगस को भी लेकर के चर्चाएं बढ़ गई हैं। हमसे बातचीत करने के लिए खुद इस समय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो तीसरी लहर के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए से जो बाल विशेषज्ञ हैं उनको एक विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और अभी से ही उसकी तैयारियाँ जो है शुरू हो गई। देखिए, ये जो अलग अलग तरह के फंगस जो आते हैं, एक तो हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली फंगस भी रहता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम जब कम हो जाता है तो उसी हिसाब से फंगस के इन्फेक्शन बढ़ते हैं। तो आप सामान्य बात यह है कि आप किसी भी ऑपरेशन के लिए जाते हैं या हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो एक प्रोफाइलेटिक दवाई जो एंटी फंगस होता है, एंटी फंगल दवाई, वो आपको वैसे भी दिया जाता है। तो जब आपका स्टेरॉयड और ये सब लिया जाता है, जो विशेषज्ञ के द्वारा जो इधर अनुमान लगाया गया है कि उसी स्टेरॉयड की वजह से डायबिटीज़ बढ़ जाती है, डायबिटीज़ बढ़ने की वजह से आपके फंगस हो जाता है, और ख़ास करके उन लोगों को जो पोस्ट कोविड के जो इस तरह के मरीज हैं। तो अब आज ये जो अलग अलग ब्लैक और येलो और वाइट का जो बात कर रहे हैं, ये फंगस, कई प्रकार के फंगस होते ही हैं बॉडी के अंदर। उसको नियंत्रण करने के लिए ये जो विशेषज्ञ टीम है, इस पर काफ़ी स्टडी भी हो चुकी है और उनके जो भी उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या उनकी जो सलाह है इससे संबंधित, वो अस्पतालों को, मेडिकल कॉलेजेस को और सामान्य डॉक्टर्स को देते हैं जो इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। गाजियाबाद में पहला यहाँ पर देखा गया, करीब 4 मरीज जो हैं वो भर्ती हुए हैं। पहला मामला गाजियाबाद में आया है सर, उत्तर प्रदेश में। हाँ, वो देखा था हमने कि वहाँ भी आ रहे हैं। अब उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे हमारे पैनल के लोग बताएंगे, डॉक्टर धीमन के अंडर जो पैनल बना हुआ है, वो जैसे बताएंगे उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। फंगस को लेकर के भी पीजीआई में आपका बाकायदा जो एक रिसर्च टीम है उसके काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बीच इस सेकेंड लहर में इस फंगस की बात आई है, क्या माना जा रहा है कि फंगस जो है और भी बढ़ सकते हैं? नहीं, ये तो कंट्रोलेबल है, क्योंकि फंगस, एंटी फंगस दवाई तो कई प्रकार के होते हैं। जो इससे जुड़ा हुआ जो ब्लैक और वाइट और ये सब की जो बात आ रही है, ये तो एक अलग प्रकार का फंगस है जिसको आप स्पेसिफिक मेडिसिन के द्वारा ही उसको आप उपचार कर सकते हैं। बाकी जो हमारे अंदर जो रहता है, वो उसमें हॉस्पिटल को सैनिटाइज करना बहुत आवश्यक रहता है। समय समय पर उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज करना, स्टेरिलाइज करना, ताकि हमारे जो भी इक्विपमेंट्स है ऑपरेशन थिएटर में, वेंटिलेटर्स में, क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट में, इसका स्टेरिलाइजेशन होना बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें जो लाइन ऑफ एक गाइडेंस एक आया हुआ है वहाँ से, सभी हॉस्पिटल से, उसको मेंटेन करना जरूरी है ताकि उससे हॉस्पिटल इन्फेक्शन बिल्कुल न्यूनतम हो जाए। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो बिल्कुल यहाँ पर तीसरी लहर को भी लेकर के एक सावधानीवश जो तैयारी है वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। हालांकि इस बीच फंगस को भी लेकर के पीजीआई में बाकायदा एक रिसर्च टीम को तैयार किया गया है जो इस बात का पता लगाएगी कि आखिर इस फंगस इन्फेक्शन को कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए। मैं रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो कई तरह के फंगस हैं जो कोरोना के मरीजों को अपना शिकार बना रहे हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा घातक ब्लैक फंगस है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। और आपने देखा कि कैसे ब्लैक फंगस में इस्तेमाल की जाने वाली, इसके इलाज के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, उसकी कालाबाजारी हो रही है। सरकारों के पास प्लान है, लेकिन उसको जमीन पर उतरने में अभी वक्त लगेगा। तैयारियों को लेकर के हमने बात की, लेकिन आपको क्या करना है? ब्लैक फंगस के बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी है और इसी मकसद से कोविड ओपीडी के जरिए हम 2 डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। डॉक्टर रचना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स दिल्ली, और डॉक्टर किशोर सरदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्जन हैं सरदा हॉस्पिटल दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर रचना शर्मा आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि कई तरह की अच्छी खबरें भी आ रही हैं, कई बुरी खबरें भी। अच्छी खबर यह है कि कोरोना के मामले धीरे धीरे घट रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट जो है वो घट रही है, लेकिन बुरी खबर हमारे सामने थर्ड वेव के तौर पर सामने आ रही है। बच्चे जो है बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं। राजस्थान में बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हैं। ये वैक्सीनेशन की कमी, उसको लेकर सही इंतजामात नहीं होना, इसको लेकर चिंता बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच ब्लैक फंगस, जो कि एक बहुत बड़ा दुश्मन लोगों की सेहत का उभर कर आया है, उसे जरा अच्छे से समझा जा सके, आम लोग कैसे बच सकते हैं, इलाज क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और चूंकि अलग अलग तरह के फंगस एक एक करके सामने आ रहे हैं, लोगों में डर भी है इसको लेकर, इसलिए सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप समझाएं कि कितने तरह के फंगस हैं जो कि फिलहाल प्रभावित कर रहे हैं। अमूमन
अभी तो महामारी का दौर है, लेकिन ऐसे अगर हम देखें तो इन फंगस से ग्रसित होने का, इनसे बीमार होने का कितना खतरा होता है और कोरोना के वक्त में ये खतरा कितना बढ़ गया है? ओके, थैंक यू। एक्चुअली हमें ये समझना पड़ेगा कि ये फंगल इन्फेक्शन कोई नई बीमारी नहीं है, ये सालों से हमारे आसपास मौजूद थी। फंगस अगर आप देखो तो एक आम भाषा में किसी भी ब्रेड अगर को ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रख दिया जाए तो उस पर कुछ कुछ सफ़ेदी दिखाई देती है ना, दैट इज़ फंगस। तो कहीं भी पानी या ह्यूमिडिटी होगी वहाँ फंगस होगा। अब ये फंगस आमतौर पर हमें कोई असर नहीं करती, तो यानी कि अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक ठाक है तो ये फंगस का कोई असर नहीं है। अब उन पेशेंट्स में देखा जाता था जिनकी इम्यूनिटी किसी भी कारणवश कमज़ोर हो जाए, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट्स, या ऐसे पेशेंट्स जिनको ऐसी दवाइयाँ दी जा रही हैं इम्यूनिटी दबाने के लिए, हमेशा वो पेशेंट्स होते थे जो कि इस फंगस से ग्रसित हो सकते थे। और ये जो ब्लैक फंगस है ये तो बहुत ही रेयर था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एनवायरनमेंट में नहीं था, ये एनवायरनमेंट में हमेशा से था, पर ये असर नहीं करता था क्योंकि इम्यूनिटी की प्रॉब्लम नहीं थी। अब कोविड के आने से कई सारी चीजें हुई हैं। कोविड अपने आप में इम्यूनिटी कम करता है और समहाउ कोविड से लड़ने के लिए जो मेन दवाई यानी कि स्टेरॉइड्स, वो इम्यूनिटी बिल्कुल कम कर देती है। और फिर तीसरी चीज ये है कि एडल्ट्स में डायबिटिक पॉपुलेशन जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उस पर अगर स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो उनका अपना इम्यून सिस्टम काफी खराब है। ऐसे में उनको जो ये नॉर्मल फंगस है जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में पड़ी हुई है वो हम पर हावी होने लगी। तो ऐसा कहना कि पिछले साल हमने केसेस कम देखे थे, इस बार हम ज्यादा देख रहे हैं, मुझे लगता है ये ऑल ओवर प्रोपोर्शन ऑफ केसेस का खेल है। ठीक है, लास्ट ईयर इस इम्यूनिटी पर डॉक्टर, ठीक है मैं आती हूँ मैम आपके पास, लेकिन ये जो इम्यूनिटी की बात बार बार हो रही है, जब भी ब्लैक फंगस का जिक्र आता है दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, इम्यूनिटी और हाइजीन। इम्यूनिटी कम होने की वजह से, हाइजीन का ख्याल नहीं रखने की वजह से ब्लैक फंगस किसी मरीज को हो सकता है, खासकर उन मरीजों को जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। क्या स्टेरॉइड का इसमें बहुत बड़ा रोल है? क्या स्टेरॉइड के इस्तेमाल की वजह से इम्यूनिटी कम हो सकती है, लेकिन कोरोना से ठीक होने के लिए स्टेरॉइड्स की आवश्यकता भी है? ऐसे में जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं इनमें अभी तक किन बातों का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, वो क्यों हो रहा था, और आगे ब्लैक फंगस से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल में? डॉक्टर किशोर सरदा। ब्लैक फंगस जो है वो पहले भी यहाँ मौजूद था, जैसे रचना जी ने कहा, लेकिन अभी क्यों बढ़ा है तो उसके मल्टीफैक्टोरियल है। एक तो जो इनजुडिशियस यूज जो हो रहा है स्टेरॉइड्स का, स्टेरॉइड्स ये पहले कुछ दिन में देना बिल्कुल ही गलत है, ऐसे बहुत से डॉक्टर लोगों ने अभी दिया है, बयान भी किया है। तो स्टेरॉइड का जुडिशियस यूज ही होना चाहिए। और दूसरी बात जो है, जो कॉमनली आईसीयू में देखी जाती है, वो जैसे ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाई करके दिया जाता है, तो ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर जो है में पानी जो इस्तेमाल किया जाता है शायद स्टेराइल वाटर चाहिए। ट्यूबिंग आपको चेंज ही करना चाहिए, हर रोज चेंज करना चाहिए। कोविड की वजह से इतना कुछ लोड पड़ गया है डॉक्टर लोगों पर और एंसिलरी स्टाफ पर कि ये सभी चीजों की तरफ ध्यान देना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस पर आगे और भी बात करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के इस्तेमाल से कई मरीजों को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दे दी गई, क्योंकि जो मरीजों को देने वाला ऑक्सीजन है वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए भी ब्लैक फंगस हुआ। क्या इसमें कोई तथ्य है? इस पर हम बात करेंगे। सैनिटाइजर के इस्तेमाल की वजह से भी क्या ब्लैक फंगस हो सकता है, बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चिरंजी लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से। सवाल पूछिए सर अपना। आपको आवाज आ रही है चिरंजी लाल जी?
आ रही है जी, सवाल पूछिए। मेरे को 1 महीने पहले बुखार हुआ था हल्का, उसके बाद में बुखार रुक गया। मेरे को सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं है। एक तो मेरा नाक बंद रहता है कभी कभार, और एक मेरे को जब मैं खड़ा होता हूँ तो चक्कर जैसी स्थिति हो जाती है। क्या आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी? नहीं मैम, मैंने कोई दवा, देसी दवा लेकर के ही मैं ठीक हो गया था। 1-2 दिन बुखार हुआ था केवल। जी जी। और ये कब की बात है? लगभग 1-1.5 महीना हो गया। डॉक्टर रचना शर्मा, अगर आप रिस्पॉन्ड कर सकें। नहीं, तो अभी क्या पूछना चाहते हैं कि नाक बंद होना और चक्कर आने का किससे संबंध है? हाँ, ये पूछना चाहते हैं। एग्जैक्टली। इनको शायद इस बात का डर है कि कहीं कोरोना तो नहीं है। तो एग्जैक्टली इसका कोई, अगर 1 महीना पहले इनको बुखार आया था, जिस वक्त इन्होंने टेस्ट नहीं किया था, उस वक्त टेस्ट करते तो शायद पता चलता कि कोविड है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो, और अभी ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको सबसे पहला काम करना है कि अपने हेल्थ केयर पर्सन के पास जाएं और उनसे चेकअप कराएं कि क्या इश्यूज हैं, क्या इश्यूज नहीं। सिर्फ एक नाक बंद होना और चक्कर ना आने पर आंसर करना बहुत बहुत मुश्किल है, और मेरे को लगता है कि सही नहीं है मेरा ये आंसर करना। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन सब बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो चिरंजी लाल जी को यही सजेशन है कि वो डॉक्टर से ज़रूर मिलें, और अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो कोरोना टेस्ट ज़रूर करवाएं। कई बार मौसम बदलने की वजह से भी इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, और अगर मैं सही कह रही हूँ डॉक्टर, बहुत चिंता करने की भी जरूरत कई बार नहीं है। हमारे साथ एक और कॉलर इस बीच जुड़ गए मैम। हमारे साथ सुभाष जुड़े हुए हैं हरियाणा से। सुभाष जी, आपका क्या सवाल है? नमस्कार मैम। जी, सवाल पूछिए। मैम, मैं ऐसा था, मैंने 20/4 को कोरोना टेस्ट करवाया था, और उन्होंने रिपोर्ट पेंडिंग दे दी। रिपोर्ट तो आई नहीं मेरी कई दिनों तक, और मैंने 25 को वैक्सीन ले ली। ओके। पहली डोज जी। और उसके बाद रिपोर्ट आ गई जी मैं पॉजिटिव था जी। तो अब मैं बिल्कुल, वैसे तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो इसके लिए दूसरी डोज लेऊं कि नहीं लेऊं जी? आप प्लीज लाइन पर रहिएगा, प्लीज स्टे ऑन लाइन। अभी आपसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अलग तरह का केस है, अलग तरह का सवाल है इनका। डॉक्टर रचना शर्मा ये कह रहे हैं कि सिम्टम्स नजर आए थे, टेस्ट करवाया, रिपोर्ट नहीं आई थी, उसके बाद कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाई, फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ठीक है, अब इन्होंने अगर वैक्सीन लगवा ली है एक बार, तो अब अगर पॉजिटिव आ गई तो प्रेजेंट रिकमेंडेशन है कि इन्फेक्शन रिकवर होने के 3 मंथ्स के बाद आप सेकेंड डोज लेंगे। तो यू कैन टेक द नेक्स्ट डोज आफ्टर 3 मंथ्स एज ऑफ नाउ। अभी के आज के रिकमेंडेशन के हिसाब से 3 महीने बाद आप दूसरी डोज लें। जी, वैक्सीनेशन कंप्लीट करना है। जी सुभाष जी, अगर आप लाइन पर हैं, आप सुन पा रहे हैं? लाइन पे हूँ मैम। जी, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अभी क्या कुछ किसी तरह के सिम्टम्स आपके भीतर दिख रहे हैं? क्या किसी तरह की तकलीफ है आपको? नहीं, कैसा सिम्टम नहीं है जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बढ़िया, अच्छी बात। कोवैक्सीन की पहली डोज के बाद क्या किसी तरह का साइड इफेक्ट आपने देखा अपने भीतर? नहीं देखा जी, कोई साइड इफेक्ट नहीं। कोवैक्सीन नहीं ली मैंने, कोविड की ली थी जी। डॉक्टर रचना, आप इस तरह के लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? क्योंकि कई लोग भ्रमित होते हैं, और उसका जायज कारण भी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है बार बार अलग अलग तरीके की आ रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कब वैक्सीन लगवानी है, कब नहीं लगवानी है, कितना गैप होना है। गैप भी अब बदल गया है 2 डोजेस के बीच में। तो अगर किसी में कोरोना के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आई है, तो वैक्सीन लगवाने से बचना चाहिए। आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आप पेशेंटली अपनी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट का वेट करें। उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव आने के बाद भी अपने सिम्टम्स पर नज़र रखें। अगर आपके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, और आपकी कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं। ठीक। इन केस अगर आपकी रिपोर्ट नहीं, आपके सिम्टम्स आते रहते हैं या बढ़ते रहते हैं, तो कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि हम दोबारा जब टेस्ट कराते हैं तो वो भी पॉजिटिव आता है। तो उसको पूरा सिम्टम रिकवरी के बाद ही वैक्सीनेशन के लिए जाए।
एज अ पीडियाट्रिशियन हम हमेशा वैक्सीनेशन तभी करते हैं जबकि कोई सिम्टम नहीं होता पेशेंट। राइट, ओके। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। मैं चाहती हूँ डॉक्टर किशोर सारदा आप उनका जवाब दें। हमारे साथ विजय जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर। सवाल पूछिए। नमस्ते विजय जी। मेरा सवाल यह है कि मैं अभी करीब 1.5 महीने पहले कोविड का पॉजिटिव हुआ था जी, और 1 महीने तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। जी, हेलो जी जी। अब मैं एकदम से ठीक हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ। अब परंतु मुझे क्या मैं डायबिटिक का पेशेंट भी हूँ। मेरी उम्र 67 ईयर है। मुझे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इससे कि कोई हमें खतरा ना हो फ्यूचर? जी विजय जी, आप लाइन पर रहिएगा। डॉक्टर किशोर, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें विजय जी से, क्योंकि ये उसी तरह का केस है जहां पर ब्लैक फंगस का खतरा भी कई बार रहता है। डायबिटिक है ये पेशेंट। तो पहले मैं आंसर करूं? जी जी प्लीज। तो पहले जो उनको कोरोना हो चुका है तो उनको अभी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन डायबिटीज की जो यह है उनकी तो प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको चालू रखना चाहिए। शुगर कंट्रोल बहुत ही जरूरी है। अगर शुगर कंट्रोल है तो ब्लैक फंगस का प्रॉब्लम बहुत ही कम दिखाई देता है। जैसे इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो कम दिखाई देता है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। पहले लाइफस्टाइल आपकी अच्छी करनी चाहिए। आपको ग्लूकोज ब्लड शुगर कंट्रोल में ही रखना चाहिए, और आपको बाकी कुछ दवाइयाँ स्टेरॉइड्स वगैरह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर कुछ जरूरत है तो डॉक्टर से आप बिल्कुल आपके करीबी डॉक्टर से आप सलाह करिए। ठीक है, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। ब्लैक फंगस को लेकर और भी आगे बात हम करेंगे, क्योंकि आखिर क्यों ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से भी क्या कोई असर होता है पेशेंट पर? क्या कोई गलत असर होता है जिससे ब्लैक फंगस के मामले बढ़े हैं? सैनिटाइजर के इस्तेमाल का क्या रोल है? ये तमाम बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद डॉक्टर रचना और डॉक्टर किशोर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बने रहिए, लौटते हैं फौरन। मेडीबॉडी गोल्ड, मेडीबॉडी, योर हेल्थ बॉडी। डाउनलोड